नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में, जिसमें हम अलग अलग महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं। और आज भी हम एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह हम रुक करेंगे आज के सुविचार का, उसके बाद अपने विषय की तरफ बढ़ेंगे। जिंदगी वही है जो चुनौतियों को गले लगाती है। जी हाँ, वो जिंदगी किस काम की जो आमतौर पर सामान्य रूप से बीत जाए, जिसमें कोई चुनौतियां ना हो। देखिए, अगर हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी तभी हमें अपने जीवन का मूल्य समझ में आएगा। वो कहते हैं ना कि जब कठिन समय आता है तभी लोग ईश्वर को याद करते हैं, अच्छे समय में तो लोग ईश्वर को भी भूल जाते हैं। कुछ इसी तरह से हमारा जीवन भी है। जीवन हमें उतार चढ़ाव दिखाता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन का महत्व समझते हैं। और हमारा आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उस ईश्वर का जिसने हमें निरोगी तन और एक खूबसूरत काया दी है, जिसकी वजह से हम बिना किसी चुनौती के आसानी से अपने हर काम को कर लेते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं जिन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ऐसी चुनौतियां होती हैं उनके सामने कि वो अपने कामों को करने के लिए भी कई जतन करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के लिए मिसाल पेश करते हैं। वो न सिर्फ अपने कामों को बखूबी से करते हैं, बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों पर बात करेंगे। आज हम डिसेबल्ड पर्सनैलिटीज पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से वो आम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं विषय आधारित शॉर्ट फिल्म, उसके बाद विषय पर चर्चा करेंगे। हम सभी अपने जीवन में जरा सी चोट और कठिनाई से परेशान होने लगते हैं, ईश्वर से सवाल करने लगते हैं। पर जिन लोगों के जीवन में ऊपर वाले ने कठिनाई दी है, वो हर दिन अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का प्रयास करते हैं। वो जिनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा है, वो हर दिन न केवल अपने बल्कि अपने जैसे कई लोगों का जीवन आसान बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही साहसी लोगों का सम्मान करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में घोषित ये दिन समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये दिन उनकी प्रतिभा, नेतृत्व और समाज में महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाता है। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समावेशी और बाधा रहित समाज का निर्माण करना है, जहां दिव्यांगजन बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से भाग ले सके, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश के सुनील मंगल, जो आम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने पोलियो के कारण आई दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इन्हें विकलांगों का मसीहा भी माना जाता है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं और पोलियो होने के बावजूद कार चलाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों दिव्यांग जनों को रोजगार प्रदान किया, जिससे वो स्वावलंबी बन सके। तो वहीं रोहित कुमार मीत दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि में साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और अन्य कार्य भी करते हैं, ताकि वो आसानी से साहित्य का आनंद ले सकें और अक्षरों की पहचान कर सके। सुनील मंगल और रोहित कुमार मीत का काम ये साबित करता है कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सेवा भाव में होती है। तो
तो हमारी इस विषय आधारित फिल्म के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का विषय क्या है। हमारा आज का विषय है कि किस तरह से जो दिव्यांग लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। और हमारा आज का विषय भी यही है, चलो जीते हैं हम। देखिए, जीवन तो हर कोई जी रहा है, लेकिन जो दूसरे के काम आता है, असली जीवन जीना उसी को कहते हैं। और हमारे साथ आज दो ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं जो लोगों के लिए काम कर रही हैं और लोगों को आगे बढ़ा रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। चलिए आपका परिचय कराते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुनील मंगल जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोकोमोटिव डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए काम करते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते यूपी में। इसके साथ ही हमारे साथ रोहित कुमार मीत जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सुनील जी से। हमारी शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपने उनका परिचय जान ही लिया है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में आई चुनौती को दरकिनार करते हुए लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो सुनील जी, आप खुद एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जीवन में ईश्वर ने आपको एक चुनौती दी, लेकिन आपने उसका सामना डट कर किया और आज आपने वो मुकाम हासिल किया है कि आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप एक गोल्ड मेडलिस्ट रहे, पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे, आप किसी भी क्षेत्र में करियर बना सकते थे, लेकिन आपने सामाजिक सेवा करने का ही बेड़ा क्यों उठाया? कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? नमस्कार जी, नमस्ते यूपी। मैं 1992 में मेरा जन्म एज ए ट्विन ब्रदर कानपुर शहर में हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में। एमकॉम तक की मेरी पढ़ाई हुई। 92 में मैंने एमकॉम किया और एक सब्जेक्ट था इंश्योरेंस। उस सब्जेक्ट में मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छे नंबर आए, तो मैंने सोचा उसी सब्जेक्ट को अपना कैरियर बनाते हैं। और उस काम को करते करते मेरे पास जब अपने सेविंग के हिसाब से कुछ पैसे बचने शुरू हो गए, क्योंकि मैं खुद भी दिव्यांग हूँ, तो मैंने सोचा दिव्यांग लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो उनको कुछ ना कुछ लिवलीहुड दिए जाए। तो मैंने उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का काम स्टार्ट किया। 97-98 हमारी एक संस्था है दृढ़ श्रम स्वयंसेवी समिति, उससे जुड़ करके मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। और मैं काम जो कर रहा हूँ उस काम में अभी तक करीब 5500 से ऊपर लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि 4000 से ऊपर लोग आज भी अपने लेवल पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। और यही एक प्रेरणा का हमारा स्रोत रहा, क्योंकि हमारे पास अपनी इनकम आई तो मैंने उस इनकम को एक प्रॉपर रूप से खर्च करना चाहा। जी, तो इस तरह से आपको प्रेरणा मिली। देखिए रोहित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए सर ने तो अपने जैसे लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन आप एक सामान्य व्यक्ति होकर आपने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने कई पुस्तकें प्रकाशित करवाई और भी तमाम क्षेत्रों में काम किया। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है? जी, ये 2007 की बात है। मैं दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, तो मेरे सामने एक दिव्यांग बैठे हुए थे जो आंखों से देख नहीं सकते थे। तो मेरे पास कुछ साहित्य की किताबें थीं, तो उनकी बेटी वो किताब मेरे से लेके उनको पढ़ के सुना रही थी। तो उन्होंने अफसोस किया कि हम लोगों के लिए ऐसा मतलब कि कोई पोइट्री, उर्दू पोइट्री नहीं हो पाती ब्रेल में, हिंदी उर्दू, कि जिसको हम लोग पढ़ सकें। तो उस समय ये आइडिया दिमाग में आया था कि कुछ ऐसा काम किया जाएगा। तो हमने एक कंपाइल किया, करीब मीर और गालिब से लेके आपको रोहित मीत तक ब्रेल में मिलेंगे। तो इस तरह का एक गज़ल संग्रह हम लोगों ने ब्रेल में निकाला, जो कि काफ़ी हिट हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने अलग से, जैसे कोई भी अगर हमसे बोलता है कि हमको इन पोएट की किताबें चाहिए, तो उसको हम लोग अलग से ब्रेल में कन्वर्ट करके उन तक पहुँचा रहे हैं। तो ये आइडिया उस वक्त दिमाग में आया था कि कुछ इनके लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए। अच्छा, आज के वक्त में खुशी महसूस होती है जब आप अपने आप को सक्सेस महसूस करते हैं उन लोगों की नज़रों में जो दुनिया नहीं देख सकते लेकिन पढ़ सकते हैं, साहित्य की नज़रों से वो दुनिया देख रहे हैं। नहीं, जब किताब पढ़ के उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो देख के हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चलिए कुछ ऐसा काम हो रहा है। और होता है ना कि जैसे उनके लिए ऐसा था कि सपनों को पंख मिल जाना जी। तो बहुत से ऐसे बच्चे अब हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वो बुक्स हमें वो कवि के चाहिए, उनकी किताब हम चाहते हैं कि ब्रेल में हो।
तो वो हम लोग करके देते हैं। तो यकीनन कुछ करिए तो आपको अच्छा ही लगता है कि आप जी सुनील जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है, आपको कैसा महसूस होता है? आज आपने भारत ही नहीं दुनिया में अपना नाम बना लिया है कि आप डिसेबल्ड लोगों की मदद करते हैं। तो जब लोगों की मदद करते हैं, उनको उनके पैरों पर खड़ा करते, कैसा महसूस होता है? बहुत, देखिए, एक ये सेटिस्फेक्शन का भाव देता है, क्योंकि आज की डेट पे हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है लिवलीहुड का। लेकिन देखिए, हम सब तरह की हेल्प करते हैं, लेकिन अगर हमने किसी को कोई कार्य करने के लिए किसी स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको अगर कहीं ना कहीं लिवलीहुड से हम जोड़ते हैं, तो वो जो भाव एक मन में आता है ना, क्योंकि क्या है, आप हैं, आपके बीच में आपका समाज है, लेकिन अगर वो समाज आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो इट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। मेरा ये मानना है, आपकी सक्सेस तभी है जब आपके सामने वाला भी आपके बराबर से खड़ा हो, कहीं ना कहीं उसकी अपनी लिवलीहुड हो। तो वो जो भाव है ना, उससे अच्छा सेटिस्फेक्शन और कुछ हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से। जी, तो आपने बात करी कि समानता होनी चाहिए, और हम अक्सर देखते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं असमानता का शिकार होते हैं, लेकिन जो आपकी तरफ से उन्हें मुख्य धारा में लाने, समानता से जोड़ने का काम किया जा रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे। देखिए, समानता की अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड आता है बाधा मुक्त वातावरण, जी, जिसको कि 2015 से नाम दिया गया एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। जी, मैं बताऊं, मैं 97-98 से दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार के लिए बहुत सारा मैंने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करे हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाई है। लेकिन 2008 में मेरे मन में आया कि बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है और बहुत सारे रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं CSR फंड के थ्रू या अलग अलग इंडिविजुअल्स के थ्रू, लेकिन उस लेवल पे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जी, तो मैंने उस रेस्पॉन्स को जानने के लिए उनके बीच में ही मैंने कहा कुछ ढूंढा जाए कि किस वजह से ये दिक्कत सामने अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका सोल्यूशन भी हमें ही निकालना है। तो मैंने एक लेडी थी, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने हमको ये बताया, बोले सर आप जिस जगह पे हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं वो जगह पूर्ण रूप से बाधा मुक्त है, हमको आने जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, वहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वो भी प्रॉपर वे में एक्सेसिबल हैं, जो कि आज की डेट पे वर्ल्ड एक्सेसिबल यूज किया जा रहा है। तो मैंने कहा हाँ, इस काम को तो हमें शायद प्रायोरिटी पे लेना है। अगर हम किसी के लिए सुगम पथ बना देते हैं तो मेरा तो ये मानना है, घर से निकले रास्ते इंतजार में हैं, और अगर हम किसी के लिए सुगम पथ बनाते हैं तो वो अगर घर से निकलेगा और अगर किसी ना किसी तरह का स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर है, कोई काम कर रहा है, तो वो काम करने के बाद उस काम के लिए आगे मार्केट में जब जाएगा या किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाएगा, तो उसको अगर वो बैरियर फ्री अप्रोच मिलती है तो एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है उसको, उसमें उसको किसी की दूसरे की जरूरत नहीं होती है, वो अपने रिसोर्सेज से ही उस चीज को इजीली अप्रोच को अचीव कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बाधा मुक्त वातावरण पे काम करना चाहिए, और मैं तो बताऊं 2008 से मैं इस लाइन में लगा हूं, और मैंने कानपुर शहर में डेडिकेटेड वर्कशॉप करी है 2008 में, 2012 में, 2015 में, फिर 18 में की, फिर अभी लास्ट मैंने 2024 में की। उसमें मैंने अभी तक करीब 5000 लोगों को सेंसिटाइज किया है, और करीब करीब कानपुर शहर का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मैंने बुला के इस चीज़ के ऊपर उनसे डिस्कस नहीं किया हो। बहुत सारा बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस क्षेत्र में करने के लिए, और हमारा तो ये मानना है आप सुगम पथ बनाइए, बाकी रास्ते हम खुद बनाएंगे। जी बिल्कुल, रास्ते तो निकलते जाएंगे, जब कोशिश करी जाती है तो नए रास्ते तो ईश्वर भी तलाश देता है हर व्यक्ति के लिए। रोहित जी, आप जिस तरह से दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पुस्तक प्रकाशित करवाना, लेकिन ये आपका जो सफर है वो पुस्तकों तक सीमित नहीं है, आपने मेट्रो तक दृष्टिबाधित लोगों को सफर में जो है मदद दी है, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। किस तरह से वो पहल करी आपने कि मेट्रो में भी आसानी से दृष्टिबाधित लोग सफर कर सके, वहां पर भी उन्हें जो है मदद मिल सके? एक बार मैं चारबाग तक हमारी पहले ये मेट्रो आती थी, लखनऊ मेट्रो, एयरपोर्ट से चारबाग तक, तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं एयरपोर्ट से आया था चारबाग तक, तो मैंने देखा कि एक दिव्यांग जो है वो कई ATM कार्ड में से एक अपना कार्ड जो है वो मेट्रो कार्ड ढूंढ रहा था। तो
तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि क्योंकि एटीएम का साइज और स्मार्ट कार्ड का साइज, मेट्रो स्मार्ट कार्ड का एक ही होता है। तो मुझे उस वक्त ये आइडिया आया कि यार ये भी काम होना चाहिए, इनको ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फिर उस काम को मैं करके जब मेट्रो के पास गया तो मेट्रो अथॉरिटी ने फिर मुझे परमिशन दी, तो उसको हम लोगों ने मेट्रो को गिफ्ट किया था जी। तो उसके बाद ये लॉन्च हुआ और उसके बाद फिर कानपुर हुआ और भी कई मेट्रो में हम लोगों ने अब इसको बात को मतलब बताया कि हम लोग ब्रेल मेट्रो स्मार्ट कार्ड लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो मेट्रो अथॉरिटीज़ के जरिए पता लगा कि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ब्रेल मेट्रो स्मार्ट कार्ड लॉन्च हुआ। इससे पहले अभी तक ऐसा देखने या सुनने में नहीं आया था। इंडोनेशिया के एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हमको पता लगा कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है और वहाँ के न्यूज़ चैनल ने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इस कॉन्सेप्ट को यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो एक इस तरह का एक और प्रयास रहा जो काफ़ी सफल रहा दृष्टिबाधित समाज के लिए। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। और अब हम अपने दर्शकों को एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से रोहित कुमार मीत जी के कामों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम किया और वो कौन कौन से काम है। देखिए। हर समस्या का समाधान संभव हो न हो, उसका सरलीकरण जरूर संभव है। नेत्रहीनता के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए हर बार इसका इलाज संभव नहीं हो पाता, लेकिन हमारे प्रयास दृष्टिबाधितों के जीवन को सरल बनाने में सहायक जरूर हो सकते हैं। इस ओर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ब्रेल लिपि। शिक्षा हमारे जीवन को सरल बनाती है और दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि किसी वरदान से कम नहीं। इसके माध्यम से आज कई दृष्टिबाधित न केवल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि कई उच्च पदों पर पदस्थापित भी हैं। नेत्रहीनों की दुनिया सिमट कर न रह जाए और वो भी रोजमर्रा के काम स्वयं कर पाए, इसके लिए जगह जगह ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किया भी जा रहा है। नोट आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, किताबें, मेडिसिन पाउच और जगह जगह ब्रेल लिपि के कारण दृष्टिबाधितों को सहजता महसूस हो पाती है और वो छोटी छोटी बातों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते। रोहित कुमार मीत जी के पहल से लखनऊ और कानपुर मेट्रो कार्ड भी ब्रेल लिपि के साथ उपलब्ध है। साथ ही आपने लखनऊ चिड़ियाघर में ब्रेल कॉरिडोर बनवाकर दृष्टिबाधित बच्चों की जानवरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही कई साहित्यिक पुस्तकों को भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध करा रहे हैं। समाज में ऐसी पहल दृष्टिबाधितों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। ब्रेल लिपि हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग होती है और ये आज दृष्टिबाधितों की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आपने शॉर्ट फिल्म के माध्यम से देखा कि किस तरह से रोहित कुमार मीत जी दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पुस्तकें प्रकाशित करी है, साथ ही साथ मेट्रो कार्ड भी बनवाया है ब्रेल लिपि में। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई काम कर रहे हैं। तो रोहित जी, आप ही से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आपने मेट्रो का जिक्र किया और हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि न सिर्फ मेट्रो और पुस्तकों तक ये सीमित है, आप जगह जगह ब्रेल लिपि को जो है अंकित करवा रहे हैं ताकि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो हर चीज को महसूस कर सके। जू का जिक्र करेंगे। पूरे इंडिया में जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो जू इसलिए अभी तक नहीं जाते थे क्योंकि वो देख नहीं सकते थे प्रकृति को, जो जंगली जानवरों को, लेकिन अब वो ब्रेल लिपि के माध्यम से वहां पे चीजें पढ़ के पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे, जान सकेंगे। इसके बारे में, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में भी कुछ जानकारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जहाँ तक मेरी जानकारी है, इससे पहले जो है किसी भी चिड़ियाघर में ऐसी सुविधा नहीं थी। कुछ दिव्यांग लोगों ने, एक यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे श्री पवन कुमार सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ हम लोग ब्रेल में करना चाहते हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए, कुछ ब्राउज़र वगैरह। तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर, ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग एक ब्रेल कॉरिडोर बनाए, जितने एनिमल हैं सबके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ब्रेल में करें, जितने बर्ड्स हैं तो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि इससे पहले बच्चे आते नहीं है कि उनके लिए कुछ ऐसा है नहीं जी। तो उसलिए हमने एक लखनऊ चिड़ियाघर में एक ब्रेल कॉरिडोर बनाया जिसमें कि जितने एनिमल हैं सबके डिस्क्रिप्शन हमने ब्रेल में की है। जैसे वाइट टाइगर कैसा होता है, लायन कैसा होता है,
तो इस तरह से वो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश ब्रेल के जरिए वो लोग वहाँ पे टच करके, जैसे ब्रेल में आपको बता दूं कि ब्रेल 6 डॉट पे डिपेंड है, 6 बिंदुओं पे केंद्रित होता है, और जो कि एक तरह से काफ़ी मददगार है। ब्रेल के जरिए इनके दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत आसानी हुई है, जिससे वो पढ़ सकते हैं। अब उनके जीवन को बहुत सुलभ बनाया गया हो गई है। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि ऐसा ये हो। तो लखनऊ पहला है, उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा लोगों को। उसके बाद हमने कानपुर किया, कानपुर के बाद लाइन सफारी इटावा में किया, ब्रेल कॉरिडोर। उसके बाद मैं पटना करके आया हूँ। अब धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट को हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम लोग के पास सीमित संसाधन होते हैं। तो लोगों के ये मतलब सरकार और उसके सहयोग से ही ये संभव हो सकता है किसी भी कार्यक्रम से। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ देखिए सुनील मंगल जी भी हैं, जो कि अपनी सोशल वर्क की वजह से तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही वो अपनी गाड़ी चलाने की वजह से भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, डिसेबल पर्सन में आते हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने वो कर दिखाया है जो आम लोगों के लिए भी आसान नहीं है। लद्दाख तक कार चलाकर गए हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो सर, आपसे हम वही किस्सा जानना चाहेंगे। आम लोगों के लिए भी लद्दाख जैसी कठिन जमीन पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होता है, लेकिन आपने न सिर्फ गाड़ी चलाकर वहां तक गए, वो लंबा सफर तय किया, बल्कि आपने एक नई मिसाल भी पेश करी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या था मन में जो इतनी दूरी का सफर तय करने का आपने मन बना लिया? आपने जिक्र किया है कार चलाने का। जी, मैं बताऊं, यूपी का पहला एडेप्टेड कार लाइसेंस 98 में मेरे को ही मिला था। काफ़ी मेहनत करी थी उसके लिए, लेकिन मैंने कहा अपनी स्वतंत्रता अपने हाथ में होनी चाहिए। नो डाउट 97 से लेकर अगर अभी तक का पीरियड देखा जाए तो करीब करीब 27 साल का पीरियड हो गया। 27 साल के पीरियड में मैंने करीब 15 साल तक ड्राइवर रख के गाड़ी चलाई है, लेकिन मैं शुरू से गाड़ी चला भी रहा था और ड्राइवर की भी ज़रूरत कभी पड़ी तो पड़ी। लेकिन 15 साल के बाद अभी तक का पीरियड जो बीता, उसमें मैंने ड्राइवर रखा ही नहीं, क्योंकि मेरे को अपने हाथ में अपनी स्वतंत्रता चाहिए। जिस तरह से मेरा काम है, मेरा जो काम है वो काम हमारे पे डिपेंड नहीं है, सामने वाले पे डिपेंड है, और उसके पे डिपेंड होने की वजह से उसके समय के हिसाब से हमें उसके दरवाजे पे जाना होता है। तो मैंने कहा अगर मैं खुद भी इस लेवल पे अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो क्यों ना मैं फुल टाइम ड्राइवर बन जाऊं अपनी गाड़ी के लिए, और मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो इस तरह से मैं गाड़ी चला रहा हूं और अभी तक करीब करीब 3,60,000 किलोमीटर का मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। और 2022 में पूरे भारत ने आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया। तो मैंने भी अपने दिव्यांगजनों के बीच में, जो कि एडेप्टेड कार चलाते थे, मैं आपको बताऊं हमारी कार जो है, अगर आप उस कार को चलाएंगे तो नॉर्मल जैसे पैर से आप चलाते हैं चलाएंगे, लेकिन उसमें एक ऊपर डिवाइस लगी होती है जिसको कहते हैं लीवर, वो हमारी गाड़ी में लगा हुआ है। तो हमारी गाड़ी ड्यूल मोड पे चलती है, पैर से भी नॉर्मल रूप में चल सकती है और हाथ से भी चल सकती है। तो उस पर्टिकुलर कार को डिफाइन किया गया है आरटीओ की लैंग्वेज में एडेप्टेड कार। तो उसको मैं चला रहा हूं। तो मैंने अपने दिव्यांगजनों के बीच में बात रखी कि हम लोग आज़ादी के अमृत उत्सव में अपनी भूमिका भी दिखाने के लिए गवर्नमेंट के सामने एक प्रोग्राम रखते हैं। उसका नाम रखा चलो जीते हम। तो हम लोगों ने 2022 में लखनऊ से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। हमने उस एक्सपीडिशन को चलो जीते हम को लीड किया था। कानपुर से 2 गाड़ी थी, मैं लखनऊ से 2 गाड़ी थी, कानपुर से मैं था, एक दिल्ली से गाड़ी ज्वाइन करी थी और एक गाड़ी हमारी चंडीगढ़ से ज्वाइन करी थी। तो इस तरह से 5 गाड़ियों को लेकर के हम लोग लेह लद्दाख तक गए थे। और हम लोगों का शेड्यूल बिल्कुल फिक्स था, क्योंकि 12 जून को हम लोग लखनऊ से फ्लैग ऑफ हुए थे और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे पे हम लोगों ने पैंगोंग झील पे करीब करीब 6 घंटे मस्ती करी, 40 मिनट करीब हम लोगों ने वहाँ योगा किया। तो बहुत अच्छा एक रोमांचक हम लोगों को एक्सपीरियंस गेन हुआ। हम लोग गए थे दिल्ली, अमृतसर और जम्मू होते हुए, और लौटे थे हम लोग हिमाचल प्रदेश, मलानी और आपके हरिद्वार होते हुए। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हमारा। और इस तरह से काफ़ी सारी लंबी लंबी यात्राएं की है। एक दिन में करीब करीब 700-800 किलोमीटर आराम से मैं गाड़ी चला लेता हूँ बिना किसी परेशानी के। अभी हाल में आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से दिव्यांगजनों के एक्सपोजर के लिए, दिव्यांगजनों के इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को गोवा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है हर साल, जिसका नाम है पर्पल फेस्ट। इस साल
उस एक्सपेडिशन का मैं एक पार्ट हूँ। मैं उस एक्सपेडिशन में गोवा द इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में अपनी कार से कानपुर से मैं गोवा तक अभी हाल में होके आया हूँ। मैंने उस यात्रा को 4 अक्टूबर 2025 को किया था और मैं 17 अक्टूबर को कानपुर लौटा। उसमें हमारे साथ एक गाड़ी दिल्ली से ज्वाइन करी थी और एक गाड़ी हमारे साथ हरिद्वार से आई थी। तो उस गाड़ियों के बदौलत हम लोगों ने उस यात्रा को भी अपना एक नाम दिया था, द पर्पल लवर एक्सपेडिशन। तो उसके थ्रू हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट डेवलप करते हुए कि जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी जाएगी वहाँ के लोगों से पहले से इंटरेक्शन करते हुए हम लोगों ने लिस्टिंग बनाई थी कि एक लोग घर से निकले समाज को पहचाने, और समाज को पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ते भी बनेंगे जी। ये हमारा मोटिव रहता है जी। सुनील जी, जब आप किसी सफर पर निकलते हैं तो जो दिव्यांगजन है उनके बीच क्या संदेश जाता है, क्योंकि आप भी जब सफर करते हैं तो लोगों को प्रेरित जरूर करते होंगे आगे बढ़ने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, बावजूद इसके कि उनके जीवन में कई कठिनाइयां हैं। तो ऐसे में क्या क्या संदेश हो जाता है लोगों के बीच, क्या बदलाव देखने को मिला आपके सफर से लोगों में? देखिए मैं बताऊं, अभी जब हम द पर्पल लवर एक्सपेडिशन पे गए थे तो हमने ये एक पैम्फलेट बनाया था। इस पैम्फलेट में मैं सभी अपने दिव्यांगजन जितने भी लोग हमसे जुड़े पूरे जर्नी में करीब करीब 60 से ऊपर एनजीओ से हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ और मोर देन 4000 हैंडीकैप लोग हमारे से जाते समय और आते समय कनेक्ट हुए। मैंने उनके बीच में एक बात रखी, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी हमारी तभी बन सकती है जब हम घर से निकलेंगे और समाज को पहचानेंगे, समाज भी हमें पहचानेगा। और उस सेल्फ आइडेंटिटी के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी है। अगर हम किसी भी लेवल पे कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपनी एसेट होती है। मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है ओडीओपी, और मैं आज आपके लखनऊ दूरदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ओडीओपी स्कीम को थोड़ा फोकस करके दिव्यांगजनों के लिए अगर हम काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। ओडीओपी स्कीम क्या कहती है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आज यूपी के 74, 75, शायद 76 जिले हैं। हर जिले की अपनी कोई ना कोई एक यूएसपी होती है। हमारे दिव्यांगजनों के अंदर चाहे वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है मोबिलिटी का, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो ओडीओपी स्कीम क्या कहती है कि जिस जगह पे जो रह रहा है वहीं के वो उत्पाद से, वहीं की पैदावार से, वहीं की कोई ना कोई स्किल की ऐसी चीज है उससे वो अपने को जोड़े। तो मेरा तो सभी लोगों से ये कहना है, अपनी अथॉरिटीज से कहना है, गवर्नमेंट से कहना है, प्लीज दिव्यांगजनों के लिए आप कोई ना कोई ऐसा सुगम एनवायरनमेंट डेवलप करिए ओडीओपी के बैनर पे कि वो जहां पे है वहीं पे वो अपने लिए स्किल डेवलपमेंट करे और एम्प्लॉयबिलिटी ढूंढे। थर्ड पॉइंट ये है, स्पोर्ट्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हार्मोनी। कोई भी दिव्यांग, हमारा ये मानना है जितने भी दिव्यांगजन के लोग हैं किसी ना किसी रूप में अपने को कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जरूर जोड़े। क्योंकि क्या होता है जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, आज हमने खेल खेलना शुरू किया, कल को हम थोड़ा अच्छा खेले तो इंटर सिटी लेवल पे, फिर इंटर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जब एक पहचान मिलेगी, बिल्कुल एक पहचान मिलेगी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में हमें या दूसरे को समझने में बहुत अच्छा वो मिलेगा, प्लस एक सामाजिक हार्मोनी डेवलप होती है। तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। और लास्ट एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए मैं 2008 से काम कर रहा हूं। ठीक है सुनील जी, एक्सेसिबिलिटी पे बात करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो गया ये जानने का कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। हेडलाइंस का वक्त हो गया है, तो चलिए देखते हैं हेडलाइंस, फिर चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे।
हेडलाइंस के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं चलो जीते हैं हम पर, यानी कि कुछ ऐसा करें कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाए। और हमारे साथ आज बात करने के लिए रोहित कुमार मीत जी, सुनील मंगल जी हैं। सर आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो सुनील जी आप बात कर रहे थे एक्सेसिबिलिटी पे, तो हम चाहेंगे आप उसी को आगे कंटिन्यू करें और हमें बताएं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्सेसिबिलिटी हमारा ये मानना है कि अगर आप दिव्यांगजनों को एक बाधा मुक्त वातावरण दे देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो। हमारे साथ रोहित जी हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम करते हैं, या हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, या जो भी 21 तरह की डिसेबिलिटी है, मेरे तरह लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए, अगर आप एक सुगम पथ बना देते हैं तो शायद हमारा रास्ता बहुत हद तक कवर हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। फिर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की बात आएगी तो वो हम करेंगे। मैंने 2008 से इस काम को कर रहा हूँ और 2016-17 में मैंने फिर से दिव्यांगजनों के बीच में पूरे भारत में मैं भ्रमण करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा जो शौक है वो घूमना फिरना है। मैंने उनके बीच में शेयर किया कि भाई आज की डेट पे सुगमता का मतलब, अगर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में बात करें तो सिर्फ 3 से 4 चीजों पे आके रुक गया है कि अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो वहां पे हमने जीने बने हैं तो रेलिंग लगा दी, थोड़ा पैसा है और जगह है तो रैंप भी बना दी, और अगर थोड़ा पैसा और जगह है तो हमने एक लिफ्ट भी लगा दी। और अगर उसके आगे बढ़े हैं तो आज हमने सिर्फ एक एक्सेसिबल टॉयलेट और बना दिया। लेकिन मैं आपके बीच में बताऊं, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी की जहां तक बात है तो मैंने 7 पॉइंट्स को बनाया है और आपके माध्यम से इन पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए आप भी महसूस करते होंगे, सब लोग महसूस करते होंगे। हमारे पहले हम लोगों के घरों में 4 पाए वाली चेयर हुआ करती थी। थैंक्स आपको, आपने आज नमस्ते यूपी में भी ये 4 पाए वाली चेयर रखी हुई है। इन चेयर पे कोई भी अगर दिव्यांगजन बैठता है तो ना तो उसको किसी के सहारे की जरूरत होती है, ना बैठने के लिए, ना खड़े होने के लिए। अभी मॉड्यूलर फर्नीचर का जमाना आया है, चेयर्स मोल्डेड हो गई हैं। हम चाहेंगे कि आप दिखा दीजिए दर्शकों को ताकि वो पॉइंट्स देख भी सके। जी अब कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ जी, तो पहला पॉइंट हमने बताया आपको, नो यूज ऑफ मोल्डेड चेयर्स। आज की डेट पे दिव्यांगजनों के लिए जो चेयर्स आप यूज कर रहे हैं या ऑफिसेज में चेयर यूज कर रहे हैं, वो चेयर्स क्या है, मोल्डेड है। अगर कोई भी दिव्यांग आपके यहाँ आता है तो वो बैठने के लिए उसको कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। जब तक कोई पीछे पकड़े नहीं तब तक वो बैठ नहीं सकता, और अगर एक बार बैठ गया तो खड़े होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। दूसरा मैं आपको पॉइंट रखता हूं कि हमारे जितने भी दिव्यांगजनों के प्रोग्राम्स होते हैं, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट हम क्या करते हैं, जमीन में कारपेटिंग कर देते हैं, दरी बिछा देते हैं, गलीचा बिछा देते हैं। लेकिन किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर हम कोई सॉफ्ट सरफेस आवरण बिछा देते हैं तो वो जो क्या कहते हैं सरफेस होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। हमारी तरह लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लोग जो कि क्रचेस लेके चलते हैं, वॉकर लेके चलते हैं, या व्हीलचेयर वाले हैं, उनके उस दरी में, वो पहिए में जो दरी या आवरण बिछा हुआ है वो हमेशा फंसने का डर रहता है। मैं आपको बताऊं बिल्कुल प्रैक्टिकल, हमारी दोनों भुएं काफी बार फटी हुई हैं और वो सिर्फ जमीन में गिरने की वजह से हैं। तो ये बिल्कुल लाइव आपको बता रहा हूं। थर्ड पॉइंट मैं आपके सामने आज आपके चैनल पे रखता हूं कि आपने देखा होगा बड़े बड़े सेमिनार में, पिक्चर हॉल्स में या बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में हम लोगों ने क्या किया, मेल वॉशरूम्स बनाए। अब आपने लाइन से 5, 6, 7 मेल वॉशरूम बना दिए जो पॉट बनाते हैं। मेरा ये कहना है उन पॉट को अगर आप अलग अलग हाइट के रख दिए जाएं, क्योंकि हमारी तरह से जो डिसेबिलिटी के लोग होते हैं लोकोमोटिव के, उनकी जनरली हाइट लंबी नहीं होती है। हमको कहीं ना कहीं लो लेवल पे वो चीजें चाहिए। तो अगर कुछ 1-2 पॉट अगर लो हाइट के होंगे तो वो इजी रहेगा। और उसमें अभी सबसे ज्यादा भयंकर एक आप लोग क्या कर रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, कि वहां पे एक स्टेप बना दिया। वो तो बहुत ही घातक है। कोई भी अगर हम वॉशरूम करके मतलब आप इन 7 पॉइंट्स के जरिए लोगों को बताते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए जो दिव्यांगजनों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं और लोगों को किस तरह से इसे फॉलो करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। एक बार मैं चाहूंगी कि आप मुझे दिखाएं, मैं से पढ़ना चाहूंगी कि क्या क्या होता है इसमें। ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि सर ने
मेंशन करे हैं कि ये 7 पॉइंट्स होने चाहिए। ऑफिस कार्यालय में ढली हुई कुर्सियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिव्यांगों की बैठकों में फर्श पर कालीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे जमीन पर बैठने और उठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक प्रसाधन अलग अलग ऊंचाई के होनी चाहिए, ताकि अगर कोई अलग हाइट का है तो वो भी उसे यूज कर सके, किसी तरह की समस्या है तो वो भी उसे आराम से यूज कर सके। नेक्स्ट है कि फर्श के स्तर में बदलाव पर रंग परिवर्तन अनिवार्य है। जी हाँ, अगर आगे बढ़ते हैं और वहां पर अलग स्टेप है या फिर जो है कहीं पे ऊंचाई है कहीं पे नीचाई है, तो वहां पे रंग अलग होना चाहिए, जिससे जो डिसेबल पर्सन है वो उसे पहचान सके और आराम से आगे बढ़ सके, ताकि वो गिरे ना, चोट लगने का खतरा ना हो। नेक्स्ट है कि सीढ़ियों की रेलिंग पर किसी तरह का सौंदर्यीकरण नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गमले रख देते हैं सौंदर्यीकरण के लिए। उससे क्या होता है कि जो पकड़ने वाली चीज होती है, जो रेलिंग होती है, वो दूर हो जाती है और उससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट कि सौंदर्यीकरण की चीजें रेलिंग पर, सीढ़ियों पर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड लास्ट पॉइंट है कि किसी भी सभागार, सिनेमाघर में दिव्यांगों के लिए किनारे पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, सिनेमा का आनंद लेने का या फिर जो सभागार है उसका सभी को अधिकार है, और वहां पर भी बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, खास तौर से किनारे पर, ताकि आसानी से जो दिव्यांगजन है आ सके, जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट है, होटल में दिव्यांगों के लिए कम ऊंचाई वाले पलंग और ठोस गद्दों का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि होटल में क्या होता है, नरम गद्दे होते हैं जिससे अचानक से बैठने पर गिरने का खतरा होता है। दूसरी चीज, ऊंचाई ज्यादा होगी तभी भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि बताए गए हैं कि इन चीजों का पालन करा जाए तो जो दिव्यांगजन है उनको मदद होगी। तो चलिए चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है जानने का कि शहर में क्या चल रहा है। तो चलिए रुक करते हैं शहर की हलचल का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज 2025 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के रीजनल राउंड में आईआईएम लखनऊ ने अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए पहला और दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वहीं कड़ी टक्कर के बीच आईआईटी बीएचयू की टीम तीसरे स्थान पर रही। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 21 प्रमुख इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों की कुल 120 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान एनटीपीसी के अपर महाप्रबंधक राहुल शर्मा ने प्रतिभागियों की ऊर्जा और ज्ञान के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। 2004 से ही एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज को लगातार हर वर्ष आयोजित करती रही है। इस वर्ष ये आयोजन हम 9 अलग अलग शहरों में कर रहे हैं और हमारा नेशनल फाइनल्स 18 और 19 तारीख को दिल्ली में होगा। यहाँ के कार्यक्रम में हमारे पास 125 से भी अधिक टीमों ने हिस्सा लिया है, जो लखनऊ और लखनऊ से बाहर से आई हैं। अलग अलग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स का यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हमने अपना रिटर्न राउंड कंप्लीट कर लिया है। हमारे स्टेज राउंड के बाद हमारे विनर्स का सिलेक्शन होगा और उसमें पहली 2 टीमें हमारा प्रतिनिधित्व करेंगी 18 और 19 तारीख को दिल्ली में। गौतम बोस ने क्विज कार्यक्रम में युवा छात्रों की रचनात्मकता, तार्किक क्षमता और सकारात्मक सोच की सराहना करते हुए कहा, हम एकत्रित हुए हैं लखनऊ में एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज के लिए। हमने अभी प्रिलिमिनरी राउंड समाप्त की है, जहां पे 125 से भी अधिक टीम ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अभी टॉप 6 टीम्स को लेके हम फाइनल राउंड करेंगे और जो 2 विजेता टीम्स होंगी वो जाएंगी राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल सेमीफाइनल्स खेलने के लिए। ये बहुत ही एक रोचक क्विज अब तक का रहा है। एनटीपीसी के उप महानिदेशक अमित मेहरा ने कहा, तो ये एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज होता है एनटीपीसी का। एनटीपीसी तो आप जानते होंगे एक महारत्न पावर कंपनी है जो कि हर एक चौथा बल्ब को उजाला करता है। उसके साथ साथ हम लोग और एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे कि यंगस्टरों को प्रोत्साहन करना। ये एक छोटा सा पहल हमेशा एनटीपीसी का रहा है। प्रत्येक क्षेत्र से शीर्ष 2 टीमें राष्ट्रीय सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि राष्ट्रीय फाइनल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज 2025 के लखनऊ राउंड ने न केवल छात्रों की प्रतिभा को मंच दिया है, बल्कि तकनीकी ज्ञान और नवाचार की दिशा में एक प्रेरक पहल भी साबित हुई है।
शहर की हलचल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डिसेबल पर्सनैलिटीज़ की और हमारे साथ आज ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो कि डिसेबल पर्सन के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। हमारे साथ सुनील मंगल जी हैं, साथ ही रोहित मीत जी हैं। आप दोनों का भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो रोहित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपने हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है, पर्यटन के क्षेत्र में भी दृष्टिबाधित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पर्यटन का आनंद दिलाने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे और भविष्य की जो योजनाएं हैं आपकी, उसके बारे में भी जानकारी। देखिए, अभी हम लोग का जो एक प्लान है कि जो नियरेस्ट हमारा जो है रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, तो उसके आसपास के जो एरिए हैं, मान लिया कि लखनऊ है तो लखनऊ का रूमी गेट हो गया, इमामबाड़ा हो गया, तो उसको भी हम लोग अभी बहुत जल्दी जो है हमारे प्लान में है कि हम उसको ब्रेल के जरिए जो है वहाँ के इतिहास को बताएं लोगों को। तो अभी हमारा एक और कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक ब्रेल की लाइब्रेरी, और जो नियरेस्ट जैसे यहाँ से सिधौली, अब आपका नैमिष हो गया या आसपास जो भी धार्मिक स्थल हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी जानकारी की कितनी दूरी पे है, क्या है, इस तरह की एक कोशिश है कि हम लोग वहाँ पे एक ब्रेल साइनेजेस के जरिए जो है वहाँ पे बताएं कि जिससे जो भी टूरिस्ट आए या जो भी दिव्यांगजन हम आ रहे हैं उनको आसानी हो कि हमें कितनी दूरी पे क्या यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप लोकोमोटिव डिसेबल्ड पर्सन के लिए काम करते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा क्या मदद करी जा रही है, सरकार द्वारा क्या कुछ कदम है उठाए जा रहे हैं जिससे आपको और दिव्यांगजनों को मदद मिल रही है? मैं बताऊं, एक्सेसिबिलिटी पे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा अभी इनिशिएटिव आया है और उसका नाम है यस टू एक्सेस ऐप जी। आप दिखा सकते हैं उसका, अगर लोगो आपको मैंने भेजा था, अगर आपके पास है तो जी। उस ऐप में क्या है, कोई भी एक दिव्यांगजन, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी का हो, अगर वो किसी भी प्रीमाइसेस में आया है, सपोज आपके लखनऊ दूरदर्शन के स्टूडियो में आया है, तो फ्रॉम एंट्री गेट टू पार्किंग द व्हीकल टिल द यूज ऑफ वॉशरूम, वो जो ऐप है यस टू एक्सेस, वो ऑनलाइन काम करेगा, रियल टाइम में काम करेगा। उसमें आप एक एक स्टेप पे आप आगे बढ़ते रहिए, आप उसमें पूरी चीज की वो फोटो अपने आप खींचेगा, आपको सिर्फ उसको कैमरे को सामने ऑब्जेक्ट पे आपको अलाइन करना है, तो इमीडिएट आपके सामने उस जगह का एक एक्सेस ऑडिट हो गया और वो रियल टाइम में एक्सेस ऑडिट का जो डाटा है वो गवर्नमेंट के सर्वर पे सेव हो गया। इट मींस गवर्नमेंट समझ जाएगी कि कोई भी हैंडीकैप या ये इस ऐप यूजर ने हमारे को उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि क्या क्या चीजें एक्सेसिबल हैं या क्या नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है, दिव्यांगजनों को अगर हम इस यस टू एक्सेस ऐप के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करें, आप किसी भी जगह पे जाएं उस ऐप को यूज करें, क्योंकि वो आपको एक बहुत बड़ा एक टूल मिल गया है गवर्नमेंट के पास डाटा पहुंचाने का कि कौन कौन सी बिल्डिंग एक्सेसिबल हैं या नहीं है। तो हमारा ये मानना है, अगर हम दिव्यांगजनों को सुगम पथ देते हैं तो शायद वो अपने में एक बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा। और मेरा तो ये मानना है, मैं आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहूँ, क्योंकि मैं 2016 से मोटिवेशनल टॉक्स कर रहा हूँ, मेरा एक कोट है, आपका होना ही उत्सव है, आप हैं तो उत्सव है, और उस उत्सव को मनाने के लिए आप घर से निकलिए, रास्ते इंतजार में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, रोहित जी, सुनील जी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण विषय पर हमने आज चर्चा करी है कि डिसेबल पर्सन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। रोहित जी, सुनील जी तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। अब जरूरत है आपको आगे आने की, अपनी शक्ति को पहचानने की और मुख्य धारा से जुड़ने की। साथ ही जो आम लोग हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि वो डिसेबल पर्सन का सम्मान करें और उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फोटो